इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 3 ऑफ NMDCAT फर्स्ट ईयर कोर्स दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। नाउ केमिकल बॉन्डिंग को सबसे पहले समझने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। सो बॉन्ड इज़ बेसिकली अ फोर्स विच होल्ड्स टू और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एटम्स हैं, एटम नंबर A एंड एटम नंबर B। फ़िलहाल ये एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट नहीं हैं। नाउ लेट मी सपोज़ कि A और B ने एक दूसरे के साथ जॉइन करके एक मॉलिक्यूल बना दिया AB। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम A और एटम B जॉइन हो चुके हैं। तो अब जब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स जॉइन हुए हैं तो इस मॉलिक्यूल में जो फोर्स इन एटम्स को जॉइन करके एक दूसरे के साथ रखेगी उसको हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इज़ कि हमारे पास दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इसके लिए मैं लेता हूँ एक एलिमेंट दैट इज़ नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 एंड 2p6। तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका जो शेल है वो क्या है, कंप्लीट है। नाउ जिस एलिमेंट का शेल कंप्लीट होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगी। तो स्टेबल होगी जब कन्फिग्रेशन, तो एटम हमारे पास मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। अब इसी तरह हम नियॉन को कंपेयर करते हैं फ्लोरीन के साथ जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 2p5। नाउ फ्लोरीन के अंदर लास्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका लास्ट शेल क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जब तक हमारे पास किसी भी एटम का लास्ट शेल इनकम्प्लीट है तो दैट एटम विल बी अनस्टेबल। अब चूंकि ये एटम अनस्टेबल है तो ये कोशिश करेगा कि अपने आप को स्टेबल बनाए। अब ये अपने आप को स्टेबल कैसे बनाएगा, तो ये अपने आप को स्टेबल तब बनाएगा जब इसका लास्ट शेल कंप्लीट होगा और नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा। तो अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कुछ एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास एटम्स की इनबॉर्न टेंडेंसी होती है ख़ुद को स्टेबलाइज़ करना, और ख़ुद को स्टेबलाइज़ करने की वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ओके, नाउ वी सी कि हमारे पास बॉन्ड बनने में एनर्जी चेंजेस क्या इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना है। नाउ फ़िलहाल ये एक दूसरे से दूर हैं। तो जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ देयर नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी। अब आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं। तो जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फॉल करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉल्स व्हेन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर। नाउ एटम्स एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्लोज जब आते हैं तो हमारे पास इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम हो गई तो हमारे पास जो सिस्टम है वो मैक्सिमम स्टेबल हो गया, उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम एक्सटेंट तक अचीव हो गई है। तो जिस पॉइंट पे हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्लोज आ जाते हैं तो उस एक्सटेंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज और सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल हो जाता है। तो वी से कि हमारे पास इस पॉइंट पे दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन गया है। अगर हाइड्रोजन एटम्स इस डिस्टेंस से भी एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आएंगे, अगर ये एक दूसरे के अंदर मज़ीद क्लोज आएंगे फ्रॉम द ऑप्टिमम डिस्टेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग, तो जब मज़ीद ये क्लोज आएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा से रेज़ हो जाएगी और सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो हमारे पास बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देते हैं। सो दैट पॉइंट इज़ मोस्ट स्टेबल पॉइंट, और वहाँ पे हमारे पास दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। नाउ दो हाइड्रोजन्स के दरमियान बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 75.4 पिकोमीटर। जब दो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 75.4 पिकोमीटर होता है, तो उस पॉइंट पे हमारे पास हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। नाउ हम इसको थोड़ा सा और क्लोजली फॉलो करते हैं।
सो लेट्स से कि हाइड्रोजन के एटम में हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के एटम में भी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ जब दो हाइड्रोजन्स के एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो हमारे पास दो फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। सो व्हेन एवर दो हाइड्रोजन्स क्लोज आएंगे तो एक हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो दूसरे हाइड्रोजन के पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। इसी तरह एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स हमें दो एटम्स के दरमियान देखने को मिलती है दैट इज़ रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। नाउ जो सेकंड फोर्स हमें इन दोनों एटम्स के दरमियान देखने को मिलती है दैट इज़ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो एक हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों एग्जिस्ट करती हैं। Now what happens at this most stable point? तो जब हमारे पास दो हाइड्रोजन्स बॉन्ड बनाते हैं, मोस्ट स्टेबल पॉइंट अचीव करते हैं, तो उस पॉइंट पे हमारे पास प्रोटॉन्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होके एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस अचीव कर देते हैं। इस पॉइंट पे रिपल्सिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम अट्रैक्टिव फोर्सेस देखें तो दोनों प्रोटॉन्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैव कम्प्लीटली डोमिनेटेड द रिपल्सिव फोर्सेस। सो इस पॉइंट पे सिस्टम इज़ मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड और हमारे पास इन दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। नाउ अगर ये दो एटम्स इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी ज़्यादा क्लोज आएंगे तो फिर हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रेज हो जाएगी जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं बन सकेगा। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। फर्स्ट इज़ आयनिक या इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सेकेंड इज़ कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट या हम इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। एंड फोर्थ इज़ मेटालिक बॉन्ड। नाउ इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं ब्रीफली। तो आयनिक बॉन्ड यूजुअली बनता है हमारे पास बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। उसकी वजह यह है कि मेटल के जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर कम होता है। तो मेटल्स यूजुअली टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो मेटल कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव आयन में। जबकि अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इनकी टेंडेंसी होती है कि अपने शेल को फिल करें इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। तो जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नॉन मेटल पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो यूँ हमारे पास मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नेगेटिव हो जाता है और मेटल का पॉजिटिव आयन नॉन मेटल के नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है और यूँ हमारे पास इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड यूजुअली हमारे पास बनता है बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। तो हमारे पास नॉन मेटल एटम्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो अब हमारे पास नॉन मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर सकते, गेन या शेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है नॉन मेटल की तरफ से इन आयनिक बॉन्ड। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड में दो नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नॉन मेटल को देखूं तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि सेकंड के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए पहला नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा जबकि दूसरा नॉन मेटल पहले नॉन मेटल के एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यूँ इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले नॉन मेटल जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे नॉन मेटल की तरफ से आया है। तो ये बॉन्ड बना है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान यूजुअली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देमसेल्व्स। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव कोवलेंट की, तो डेटिव कोवलेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो मेजर डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि हमारे पास ये नॉन मेटल्स के दरमियान भी बन सकता है, और सेकंड हमारे पास ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के दरमियान भी बन सकता है। नाउ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में व्हाट हैपन्स कि हमारे पास जो दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, तो शेयरिंग में दोनों एटम्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरा पेयर एक ही एटम की तरफ से आएगा। सेकंड एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। जिस तरह अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेट कोवलेंट में शेयर्ड पेयर में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम लाता है और वो दूसरे एटम के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। अब जब हमारे पास इन दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, तो बॉन्ड बनने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आया है और किसकी तरफ से एक्सेप्ट हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के दरमियान इक्वली शेयर हो गया है। तो बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है। तो शेयरिंग के बाद दोनों मॉलिक्यूल्स की कंडीशन सेम हो जाती है। देयरफॉर शेयरिंग के बाद कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट एक ही जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स लाता है, जबकि कोवलेंट में दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं। तो कोवलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जबकि इसके अंदर म्यूचुअल नहीं एक्सक्लूसिव शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। नाउ मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है मेटल्स के अंदर, जिसको हम सॉलिड्स के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बॉन्ड के अंदर जो मेजर और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है दैट इज़ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे सॉलिड्स के चैप्टर में। इस चैप्टर में हम कोवलेंट बॉन्डिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमारे पास दो एटम्स एक दूसरे के साथ जॉइन करते हैं और इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ मॉलिक्यूल। अब जब दो एटम्स सेपरेट थे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेपरेट थी। अब जब इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई हैं। अब अगर हमारे पास मॉलिक्यूल बना है तो मॉलिक्यूल के अंदर नई काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिसमें शामिल है मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग कैसे हुई है, कैसे दो एटम्स ने एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड बनाया है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूल के अंदर आती है दैट इज़ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, इसमें एटम्स किस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होंगे, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। देन नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसा होगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। देन इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा। देन इसके अलावा मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या होगी। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल के अंदर अराइज होती हैं, ये बॉन्डिंग की वजह से अराइज होती हैं। तो अब अगर हम किसी थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी थ्योरी है जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रही है, तो एक परफेक्ट थ्योरी के लिए लाजमी है कि वो बॉन्डिंग के सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करे। एक परफेक्ट थ्योरी के लिए ये लाजमी है कि वो ये एक्सप्लेन करे कि एटम्स के दरमियान कैसे बॉन्ड बना है और उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है, मॉलिक्यूल की शेप क्या है, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा और कितना रिएक्टिव होगा। तो ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं मॉलिक्यूल की जो लाजमी है एक मॉलिक्यूल या बॉन्डिंग की थ्योरी के लिए कि वो थ्योरी इन सब को एक्सप्लेन करे। तो अब हमारे पास बॉन्डिंग के लिए डिफरेंट थ्योरीज़ प्रपोज की गई हैं। So the major theories of bonding are valence bond theory and molecular orbital theory. वेसिपर इज़ अ सिंपल मॉडल। वेसिपर एक सिंपल मॉडल है जिसको हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन ओनली द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो वेसिपर सिर्फ मॉलिक्यूल की शेप्स को एक्सप्लेन करता है। नाउ बॉन्डिंग की थ्योरीज पढ़ने से पहले यू मस्ट कीप इन माइंड कि हमारे पास कोई भी थ्योरी बॉन्डिंग की परफेक्ट नहीं है। कोई भी थ्योरी मॉलिक्यूल की इन सारी प्रॉपर्टीज़ को परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऑल्दो कि कुछ थ्योरीज बाकी थ्योरीज से बेहतर हैं, लेकिन इन इटसेल्फ कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो बॉन्डिंग को और बॉन्डिंग के बाद पैदा होने वाले मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको परफेक्टली एक्सप्लेन कर सके। हर थ्योरी के अपने पोस्टुलेट्स हैं, हर थ्योरी का अपना एक वे ऑफ ऑपरेशन है या वे ऑफ एक्सप्लेनिंग मॉलिक्यूल्स है, जिसके थ्रू वो मॉलिक्यूल को और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो हम सारी थ्योरीज़ को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये मॉलिक्यूल की किस किस प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट थ्योरी दैट इज़ वेसिपर थ्योरी, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम एक कोवलेंट मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल है NH3। तो हमारे पास हर मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा होगा जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमें देख के पता चलता है कि नाइट्रोजन इज़ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यूजुअली वो एटम होता है जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है। अब जो बाकी एटम्स उसके इर्द गिर्द हैं, इनको हम कहते हैं सराउंडिंग एटम्स। तो NH3 में नाइट्रोजन इज़ सेंट्रल एटम जबकि हाइड्रोजन इज़ सराउंडिंग एटम्स। अब मॉलिक्यूल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सेंट्रल एटम का हम ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करेंगे। तो नाइट्रोजन हमारे पास ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट है। तो जो हमारे पास सेंट्रल एटम का ग्रुप होगा, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द हम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। तो नाइट्रोजन इज़ सेंट्रल एटम, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5। तो हम नाइट्रोजन के इर्द गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देंगे। अब अगर हम सराउंडिंग एटम की बात करें तो सराउंडिंग एटम यूजुअली हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है। अगर इनमें से कोई एटम है सराउंडिंग एटम्स, तो कीप इन माइंड कि ये एक बॉन्ड बनाते हैं। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन या सल्फ़र में से कोई सराउंडिंग एटम है तो कीप इन माइंड कि ये 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। तो अब हमारे पास नाइट्रोजन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, जबकि तीसरा हाइड्रोजन थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यूँ हमारे पास NH3 के मॉलिक्यूल बन जाएगा। देन हम देखते हैं एक और मॉलिक्यूल H2O। तो H2O के लिए सेंट्रल एटम हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन एटम। नाउ ऑक्सीजन एटम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हम इसके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। नाउ इसमें सराउंडिंग एटम्स हैं हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, जबकि दूसरा हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह हम एक और मॉलिक्यूल देखते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम है सल्फ़र। नाउ सल्फ़र बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। तो हमारे पास इसके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ सराउंडिंग एटम है इसमें ऑक्सीजन। तो कीप इन माइंड ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फ़र के साथ और दूसरा ऑक्सीजन बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यूँ हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड का कोवलेंट मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। नाउ लेट्स सी अनदर मॉलिक्यूल SnCl2। सो टिन इज़ द सेंट्रल एटम एंड टिन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4। सो इसके इर्द गिर्द हम 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। नाउ क्लोरीन इज़ द सराउंडिंग एटम। तो क्लोरीन सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। सो दिस इज़ SnCl2 मॉलिक्यूल। सो इन रूल्स की मदद से हम कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट ड्राइंग इज़ पॉजिटिव आयंस। हम पॉजिटिव आयंस को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं हम 2 पॉजिटिव आयन से। फर्स्ट इज़ NH4 प्लस आयन दैट इज़ अमोनियम आयन एंड सेकेंड इज़ H3O प्लस आयन दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन। नाउ इसका तरीका भी वही है। हम पहले सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन।
नाउ नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5, तो इसके इर्द गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि हमारे पास NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब कभी कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को हम उठा के किसके ऊपर डालेंगे, सेंट्रल एटम के ऊपर। तो नाइट्रोजन हमारे पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव हो चुका है तो इसका मतलब है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया है। अब नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यूँ हमारे पास सेंट्रल एटम की कन्फिग्रेशन बन गई। अब सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन्स, तो 4 हाइड्रोजन्स हम बनाएंगे नाइट्रोजन के इर्द गिर्द। तो यूँ हमारे पास NH4 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह हम बनाते हैं H3O+, तो ऑक्सीजन हमारे पास बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 को, तो इसके इर्द गिर्द नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में अब 6 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम ऑक्सीजन के इर्द गिर्द बनाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होंगे 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो यूँ हमारे पास H3O+ का आयन बन जाएगा। सो इस रूल के थ्रू हम किसी भी पॉजिटिव आयन को ड्रॉ कर सकते हैं।